हमने लास्ट लेक्चर में हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी, जो हमारा 6 चैप्टर से थी। ठीक है, अब है हमारी थर्ड यूनिट 7 चैप्टर केंद्रीय बल। ये हमारी थर्ड यूनिट है और इस बुक से ये लास्ट यूनिट है। इसके बाद हमारी दूसरी बुक से बाकी की 2 यूनिट्स हम पढ़ेंगे। इस बुक से ये हमारी लास्ट यूनिट है, थर्ड यूनिट, जो कि 7 चैप्टर है केंद्रीय बल। देखिए, केंद्रीय बल क्या होता है? जब कोई कण ऐसे बल के अधीन गमन करता है जिसकी दिशा हमेशा एक स्थिर यानी नियत बिंदु की ओर होती है, तो वो बल केंद्रीय बल कहलाता है और स्थिर बिंदु बल का केंद्र कहलाता है। यानी हमारा कोई कण है, वो गति कर रहा है और वो एक ऐसे बल के अधीन गति कर रहा है जिसकी दिशा क्या होगी, उस कण की गति की दिशा हमेशा एक स्थिर बिंदु की ओर होती है। और स्थिर बिंदु की ओर होती है तो जिस बल के कारण हमारा कण गति कर रहा है और दिशा उसकी स्थिर बिंदु की ओर है, वो बल क्या कहलाता है? उसका केंद्रीय बल कहलाता है और स्थिर बिंदु उस बल का केंद्र कहलाता है ना। अब है सकेंद्र कक्षा। क्या होती है सकेंद्र कक्षा? किसी केंद्रीय बल के प्रभाव के अधीन गति करने वाले कण की गति के पथ को सकेंद्र कक्षा कहते हैं। हमारा कण है, वो गति कर रहा है और वो गति जब कर रहा है तो उस पर जो बल लग रहा है, वो बल कौन सा लग रहा है? केंद्रीय बल लग रहा है। यानी केंद्रीय बल के द्वारा जो हमारा कण गति कर रहा है, तो उस गति करते हुए पथ जो कण गति करेगा वही पथ क्या कहलाता है? पूरे पथ में जो गति करता है कण, वो कहलाता है सकेंद्र कक्षा कहलाती है ना। नाउ तो ये देखिए, ये स्थिर बिंदु है O, ये बिंदु P है। ठीक है, मेरा कण गति कर रहा है, ये बल है जो कि अचर है, ये O स्थिर बिंदु है। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है? केंद्रीय बल लग रहा है। और किस केंद्रीय बल के कारण जो मेरा कण गति करता है और गति करने के दौरान जो पूरा पथ होगा, ये पूरा पथ, यही क्या कहलाता है? सकेंद्र कक्षा कहलाता है। डेरिवेशन देखिए। नाउ सकेंद्र कक्षा की अवकल समीकरण ज्ञात करना या सकेंद्र कक्षा की व्युत्क्रम ध्रुवीय समीकरण, कि हमारी सकेंद्र कक्षा की अवकल समीकरण क्या होती है और सकेंद्र कक्षा की या फिर हम सकेंद्र कक्षा की व्युत्क्रम ध्रुवीय समीकरण क्या होती है। स्टेटमेंट देखिए, एक कण एक ऐसे त्वरण सहित एक समतल में गतिमान है जिसकी दिशा सर्वदा समतल में एक स्थिर बिंदु की ओर होती है, तो उसके पथ का अवकल समीकरण ज्ञात करना। हमें एक कण एक ऐसे त्वरण सहित एक समतल में गतिमान है जिसकी दिशा कहाँ है? हमेशा समतल में स्थिर बिंदु के। एक कण है जो किसी समतल में गति कर रहा है और समतल में जब गति कर रहा है तो त्वरण द्वारा गति कर रहा है और उसकी दिशा उस समतल में हमेशा क्या होगी? एक स्थिर बिंदु की ओर होगी। उस केस में उस कण की गति के पथ का अवकल समीकरण क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक समतल डिफाइन कर रही हूँ। ये OX है जो कि प्रारंभिक रेखा है और O मेरा क्या है? स्थिर बिंदु है। ठीक है, इस पे त्वरण लग रहा है, मैंने डिफाइन कर दिया। ये त्वरण लग रहा है P, त्वरण है P। नाउ ये है बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट्स है R और थीटा, क्योंकि हमें ध्रुवीय समीकरण फाइंड करनी है जिसके कोऑर्डिनेट्स R और थीटा में होते हैं। तो ये हमारा बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट्स R और थीटा में है। ये समय T पर क्या करती है? कण की स्थिति को शो करती है ना। जो ये त्वरण लग रहा है, ये क्या है? अरीय दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा है। ये एंगल है हमारा थीटा। देखिए, माना O एक स्थिर बिंदु है और OX प्रारंभिक रेखा है और अचर त्वरण P के साथ गतिमान है। हमने मान लिया कि जो मेरी OX है वो प्रारंभिक रेखा है और O क्या है? उस समतल का स्थिर बिंदु है। जो मेरा कण है वो अचर त्वरण क्या है? P के साथ गति कर रहा है। ठीक है, माना t समय पर कण बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट्स r थीटा है पर तब बिंदु P पर कण पर कार्यरत बल P है। मैंने मान लिया कि t समय पर जो मेरा कण है वो किस पे स्थित है? इस बिंदु P पर स्थित है, जो कि r और थीटा जिसके कोऑर्डिनेट्स है। तो इस बिंदु P पर जो कण पर बल लगेगा वो बल कौन सा है? ये P है। ये तो वो बिंदु P है जो ध्रुवीय समीकरण का बिंदु है और ये P है जो त्वरण लग रहा है, उस कण पर हमारा जो बल डिफाइन हो रहा है, ये ले रहे हैं। तथा इसकी दिशा बिंदु O की ओर है, क्योंकि समतल में स्थिर बिंदु की ओर ही होगी दिशा और मेरा स्थिर बिंदु क्या है? O है। तो इस कण की जो दिशा है वो क्या है? बिंदु O की ओर है। इसलिए इस बिंदु P पर जो कण का अरीय वेग त्वरण तो उपस्थित होगा, लेकिन अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि कण की जो दिशा है वो स्थिर बिंदु की ओर है। तो इस पर अनुप्रस्थ त्वरण डिफाइन नहीं होगा, केवल अरीय त्वरण डिफाइन होगा। ठीक है, तो अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण क्या हो जाएगा? अरीय त्वरण हो जाएगा d² r ओवर dt² माइनस r d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p। ये है वाला p है यहाँ पे,
क्यों है? क्योंकि अरीय दिशा क्या है? विपरीत दिशा में हो रही है, इधर की तरफ, जबकि हमने पढ़ा था जब वो हमारी दिशा इधर लगती थी। और अनुप्रस्थ त्वरण 0 है, तो अनुप्रस्थ त्वरण क्या हो जाएगा? 1/r d/dt इंटू आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? नाउ अब समीकरण 2 से देखिए, आर स्क्वायर तो 0 में चला गया, ये हमारा क्या बचा? d/dt ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। समाकलन कीजिए, तो समाकलन से करोगे तो अवकलन का साइन हमारा हट जाएगा, क्या बचेगा? आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट मैंने मान लिया है h। यहाँ से डी थीटा डॉट को क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू एच, या डी थीटा ओवर डी टी को क्या लिख सकते हो? एच अपॉन में आर स्क्वायर। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने मान लिया कि u किसके बराबर है? 1/r के। अगर u 1/r के, तो या फिर ये लिख सकते हो r इज इक्वल टू 1/u। इसका t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, जब t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? dr ओवर dt। u का क्या होगा? -1/u स्क्वायर। और क्योंकि हमारा अवकलन किसके सापेक्ष है? t के सापेक्ष है, तो ये तो u का हुआ, और u का क्या हो जाएगा? du ओवर dt। नाउ dr ओवर dt इज इक्वल टू -1/u स्क्वायर। du ओवर dt को लिख सकते हो आप du ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dt लिख सकते हैं। समीकरण 3 से अब डी थीटा ओवर dt का मान रखिए, क्या हो जाएगा? h अपॉन में r स्क्वायर, और 1/r किसके बराबर है? u के, तो ये क्या हो जाएगा? h u स्क्वायर। पुट कर दीजिए, dr ओवर dt इज इक्वल टू -1/u स्क्वायर। डी थीटा ओवर dt की वैल्यू क्या हो चुकी है? h u स्क्वायर, और du ओवर डी थीटा। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट। dr ओवर dt जिसे आप r डॉट से भी डिनोट कर सकते हो, वो आपको क्या हो जाएगा? -h du ओवर डी थीटा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। नाउ समीकरण 4 का दोबारा से t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जब इसका दोबारा से t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर r ओवर डी टी स्क्वायर, चूंकि h तो क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन तो होगा नहीं, सिर्फ अवकलन किसका होगा? du ओवर डी थीटा का। तो ये हो गया -h ऑफ d ओवर डी टी इंटू du ओवर डी थीटा। ये किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है? थीटा के सापेक्ष, और हमें किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष। तो मैं इस d ओवर dt को तोड़कर लिख सकती हूँ d ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर dt, जैसे अभी हमने ऊपर किया था। क्लियर है ये चीज? नाउ तो -h d ओवर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर, और डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यूज आप वापस से पुट कर दीजिए समीकरण 3 से, जो कि हमारी समीकरण 3 से वैल्यूज क्या मिलेगी? h u स्क्वायर, क्योंकि r किसके बराबर है? 1/u के बराबर है। क्लियर है ये चीज? तो नाउ हमारा ये हो गया है इसका अवकलन। देखिए यहाँ पे करना था इसका अवकलन, ये तो हो गया माइनस के h u स्क्वायर किसकी वैल्यू है? डी थीटा ओवर डी टी की, जो समीकरण 3 से हमने पुट कर दी, और ये हो गया डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो यानी आपका r डबल डॉट हो चुका है माइनस के h स्क्वायर u स्क्वायर डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर। क्लियर है? नाउ समीकरण 5 से तो r डबल डॉट यानी डी स्क्वायर r ओवर डी टी स्क्वायर, और समीकरण 3 से किसका मान? डी थीटा ओवर डी टी का मान, जो कि h अपॉन आर स्क्वायर यानी h u स्क्वायर, ठीक है, का मान किसमें पुट कर रहे हैं? समीकरण 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ये थी। तो सबसे पहले r डबल डॉट का मान क्या है समीकरण 5 में? -h स्क्वायर u स्क्वायर डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर, -1/u। डी थीटा ओवर डी टी का मान मैंने अभी आपको बताया था क्या था? h u स्क्वायर है, और चूंकि ये होल स्क्वायर है तो क्या हो गया? h स्क्वायर u की पावर 4 इज इक्वल टू -3। मान रखने के साथ ही मैंने r की जगह 1/u पुट कर दिया है, ठीक है। एक u से u कैंसिल आउट है, ये u है, इतना ध्यान रखना। यहाँ से ये क्या बचेगा? u क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, -h स्क्वायर u स्क्वायर। जैसे -h स्क्वायर u स्क्वायर कॉमन लिया, ये तो क्या बचा? डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू -p। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो u प्लस डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल P अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। ये चीज, ये है आपकी सकेंद्र कक्षा की अवकल समीकरण, या फिर ध्रुवीय रूप में सकेंद्र कक्षा की समीकरण। क्लियर है? जहां P त्वरण है जो बिंदु सकेंद्रीय बल के प्रभाव द्वारा लग रहा है, U हमने 1/r माना है, H कांस्टेंट है, थीटा हमारा एंगल है। ये समीकरण आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में हमारी डायरेक्ट यूज आती है, ठीक है। तो समीकरण 6 सकेंद्र कक्षा की अवकल समीकरण कहलाती है। गॉट इट? नाउ अब है पदिक रूप में सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण ज्ञात करना। पदिक रूप में
अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल में पढ़ा था पदिक समीकरण, जो क्या होती है पी और आर के बीच में रिलेशन को डिफाइन करती है, वही पदिक समीकरण होती है। तो हमें उस पदिक रूप में यानी पी और आर में सकेंद्र कक्षा की अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। देखिए अब अवकल गणित से हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लांबिक दूरी निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डिफरेंशियल में, किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसकी ध्रुव से लांबिक दूरी किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? ध्रुवीय निर्देशांकों में 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर। ये ध्रुवीय निर्देशांकों में ज्ञात करने की विधि है। कार्तीय निर्देशांक x और y में दूसरा मेथड होता है जिससे हम ज्ञात करते हैं। क्योंकि हमारी सकेंद्र कक्षा की अवकल समीकरण ध्रुवीय रूप में है, इसलिए पदिक समीकरण के जो हम फॉर्मूले यूज में लेंगे वो भी ध्रुवीय रूप में ही लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना ना। क्योंकि हमें पता है हमारा u क्या है 1/r है। अगर मैं इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल करती हूँ तो थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? du/d इज इक्वल टू -1/r² dr/d। यहाँ से dr/d क्या हो जाएगा? -r² du/d। dr/d का मान समीकरण 7 में रख दीजिए। जैसे ही समीकरण 7 में आप मान रखोगे, ये हमारी समीकरण 8 है, ये क्या हो गया 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ माइनस r² du/d का होल स्क्वायर। जैसे इसका होल स्क्वायर खोलोगे r⁴ कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस du/d का होल स्क्वायर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 9। नाउ अब इस समीकरण का हम क्या कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना, p ना तो p कांस्टेंट है ना r कांस्टेंट है। p का भी t के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा और r का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा। क्लियर है ये चीज? नाउ तो देखिए समीकरण 9 का करने के इसका सापेक्ष करने पर अवकलन 1/p² का तो क्या हो जाएगा? -2/p³ dp/d। क्लियर है ये चीज? नाउ यहाँ मैं r को किस में चेंज कर रही हूँ? u में। 1/r² किसके बराबर हो जाएगा? u² के। और क्योंकि हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा, u² का क्या होगा थीटा के सापेक्ष अवकलन? 2u du/d। क्लियर है? प्लस में नाउ अब du/d का होल स्क्वायर, इसका अवकलन क्या होगा? 2 du/d d²u/d²। क्लियर है ये चीज? 2 कॉमन आके कंप्लीट में से कैंसिल आउट, यहाँ तो क्या बचेगा -1/p³ dp/d इज इक्वल टू, यहाँ से du/d कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए तो ये आपका क्या बचेगा u प्लस d²u/d² इज इंटू du/d। नाउ देखिए -1/p³ में dp/d को लिख सकती हूँ dp/dr इंटू dr/d लिख सकती हूँ मैं ये वैल्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू u प्लस d²u/d² इंटू du/d। अब देखिए समीकरण 6 और 8 से मान रख रही हूँ मैं। समीकरण 6 से तो मैं किसका मान रख रही हूँ? u प्लस d²u/d² किसके बराबर? p/h² u², RHS में पुट कर दूंगी। और समीकरण जो 8 है मेरी उसमें dr/d किसके बराबर है? -r² du/d के बराबर है। क्लियर? पुट कीजिए -1/p³ dp/dr dr/d किसके बराबर? -r² du/d। r² r की जगह पुट कर दीजिए 1/u, तो ये हो गया -1/u² du/d। समीकरण 6 से इसका मान किसके बराबर है? p/h² u² du/d। du/d से du/d कैंसिल आउट, u² से u² कैंसिल आउट। याद रखना ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, ये लांबिक दूरी जिससे ज्ञात करते हैं उससे डिनोट की जाती है। और ये आपका त्वरण है जो उस बिंदु पर लग रहा था, कण पर, सॉरी। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/p³ dp/dr इज इक्वल टू कैपिटल P/r यानी कैपिटल P इज इक्वल टू h²/p³ dp/dr। ये जो समीकरण 10 है, ये समीकरण 10 आपकी सकेंद्र कक्षा की पदिक समीकरण कहलाती है, पदिक रूप में समीकरण। क्लियर है ना? नेक्स्ट हमारा इसका ये सारे जो डेरिवेशन है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको सारे डेरिवेशन आज ही कंप्लीट करा रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको किसी डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेना। देखिए सकेंद्र कक्षा के किसी बिंदु पर रैखिक वेग
हमने सकेंद्र कक्षा के पदिक रूप में, ध्रुवीय रूप में समीकरण ज्ञात कर ली है। अब है कि उस सकेंद्र कक्षा के किसी बिंदु पर रैखिक वेग क्या होता है। माना सकेंद्र कक्षा में किसी समय t पर बिंदु P पर कण का वेग v है। हमने जो हमारा डायग्राम बनाया था, हमने ये कहा था कि जो समय t है, समय t पर जो मेरा कण है वो इस बिंदु पर स्थित है। तो मैंने मान लिया कि इस बिंदु पर जब मेरा कण t समय पर उपस्थित है, उस पर कण का वेग क्या है, v है। क्लियर है। यही डिफाइन किया कि सकेंद्र कक्षा में जो मेरा कण t समय पे बिंदु P पर स्थित है, उस पर कण का वेग क्या है, v है। तब परिणामी वेग किसके बराबर होता है, अंडर रूट अरिय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर। अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर लोगे दोनों तरफ। ये हो गया है v स्क्वायर इज इक्वल टू अरिय वेग यानी r डॉट स्क्वायर प्लस में अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर यानी r थीटा डॉट का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब समीकरण 3 और 4 से मान रखने पर, तो यहाँ देखिए समीकरण 3 से तो आपका किसका मान है, डी थीटा ओवर डी टी, जो किसके बराबर है, h अपॉन आर स्क्वायर के। यहाँ पुट करोगे थीटा डॉट की जगह। क्लियर है। और r हमने क्या मान लिया है, 1 अपॉन यू माना है, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आर स्क्वायर की जगह तो हो गया यू स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, और इंटू में h। नाउ समीकरण 4 से देखिए डी आर ओवर डी टी किसके बराबर, माइनस एच डी यू ओवर डी थीटा के। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये समीकरण 3 और 4 से थीटा डॉट और आर डॉट इन दोनों का मान हमने पुट कर दिया है। नाउ होल स्क्वायर खोलिए इसका। जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे ये आपको मिलेंगे, देखो यहाँ पे कहाँ गए, सॉरी यहाँ पर, हाँ ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डी ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक यू से यू कैंसिल आउट, एच यू का होल स्क्वायर यानी एच स्क्वायर यू स्क्वायर। नाउ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो एच स्क्वायर जैसे आपने कॉमन लिया क्या बचेगा, एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस में डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण 9 से मान रखना है। समीकरण 9 देखिए आपकी क्या थी, यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर ये थी। आप 1 अपॉन आर की जगह यू पुट कर दोगे तो यू स्क्वायर प्लस डी ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर के। तो पुट कर दीजिए तो वी स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यानी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी, या फिर एच इज इक्वल टू वी टी। क्लियर है। ये है आपकी रैखिक वेग, सकेंद्र कक्षा के किसी बिंदु पर रैखिक वेग क्या होता है वो हम इससे फाइंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए क्षेत्रीय वेग। इसका फॉर्मूला आप ध्यान डायरेक्ट याद रखना। ये मेरी प्रारंभिक रेखा है ओ एस, ये मेरा बिंदु ओ है, ये क्षेत्रीय वेग रेखा खींचिए। ये बिंदु पी है जिसके कोण आर थीटा है, ये बिंदु की है क्यू है जिसके कोण आर प्लस डेल्टा और थीटा प्लस में डेल थीटा है। क्लियर है ये चीज। नाउ मैंने यहाँ पे दूसरा भी बिंदु डिफाइन किया है एक इसी तरीके से यहाँ पर आर और एस में। तो क्षेत्रीय वेग होता है किसी भी सकेंद्र कक्षा में किसी भी कण का जो क्षेत्रीय वेग होता है वो होता है h/2 कांस्टेंट होता है, जो कि आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि सकेंद्र कक्षा में किसी भी कण का क्षेत्रीय वेग होता है h/2, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है। और इकाई समय में क्षेत्रीय वेग की दर क्या रहती है, अचर रहती है, यानी समय के साथ में जो क्षेत्रीय वेग की दर हमेशा क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, उसके अलावा उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सकेंद्र कक्षा में कण का क्षेत्रीय वेग हमेशा अचर होता है, यानी h/2। अब देखिए भिन्न भिन्न कक्षा में कण की गति के लिए बल का नियम, कि जब मेरा जो पथ है, जब मेरा कण गति करेगा, और गति करेगा तो पथ भी अलग अलग डिफाइन हो सकते हैं, वृत्त हो सकता है, परवलय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब मेरा कण किसी पथ में गति करता है अलग अलग, तो उन अलग अलग पथों में गति करने पर कण के ऊपर जो बल का नियम है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, यदि कोई कण पथ r⁴n इज इक्वल टू an cos n थीटा में गति करता है तो बल का नियम है। अगर मेरा जो कण है वो इस पथ में गति कर रहा है, पथ क्या दिया हुआ r⁴n इज इक्वल टू an cos n थीटा, इस पथ में गति करता है तो उस केस में बल का नियम क्या होगा। देखिए पथ दिया हुआ है मुझे r⁴n इज इक्वल टू an cos n थीटा। r चूंकि r हमने क्या माना है, 1 अपॉन में u है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 अपॉन u की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n कोस n थीटा, यानी कोस n थीटा को इधर ले आइए, un को उधर ले जाइए, तो an u की पावर n किसके बराबर हो गया, सेक n थीटा के बराबर। समीकरण 1 में इसके दोनों तरफ log लीजिए, जैसे log लोगे तो log a इंटू बी, log a प्लस log b, और log a की पावर m log a, ये हो जाएगा n log a प्लस n log u इज इक्वल टू log सेक n थीटा।
मैंने लोग क्यों लिया है, क्योंकि मुझे थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। यहाँ अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगी, क्योंकि यू और इसका होगा ए तो कांस्टेंट है तो ये वैल्यूज रहेगी, लेकिन लोग लेके जब मैं इसका अवकलन करूंगी तो मुझे ये डेरिवेशन सॉल्व करना इजी रहेगा, वरना फिर आपको वहां से वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी एक ही। नाउ थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, चूंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है 0 एंड log u का 1/u और थीटा के सापेक्ष कर रहे हो तो du ओवर डी थीटा। सेकेंड थीटा कीजिए, log सेकेंड थीटा यानी 1/sec n थीटा, sec x का sec x tan x यानी sec n थीटा tan n थीटा और n थीटा का n। क्लियर है? sec n थीटा से तो sec n थीटा कैंसिल आउट और n से n कैंसिल आउट, u को इधर ले जाइए तो du ओवर डी थीटा आपको किसके बराबर मिल गया, u tan n थीटा। समीकरण नंबर 2। ना वापस से इसका थीटा के सापेक्ष वापस से थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जब वापस से थीटा के सापेक्ष आप इसका अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, यू भी थीटा का फंक्शन है, इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन, तो यू इंटू वी की फॉर्म से कीजिए। टेन एन थीटा को कांस्टेंट रखिए, यू का कीजिए, क्या हो गया डी यू ओवर डी थीटा टेन एन थीटा। अब यू को कांस्टेंट रखिए, टेन एन थीटा का कीजिए, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और जब एन थीटा का करोगे तो एन, ये हो गया एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा। समीकरण 2 से डी यू ओवर डी थीटा का मान क्या है, यू टेन एन थीटा पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू यू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस में एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा। क्लियर है? नाउ अब है सकेंद्र कक्षा की अवकल समीकरण, जो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। हमने सकेंद्र कक्षा की अवकल समीकरण फाइंड की थी, जो क्या थी, P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर ऑफ यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। समीकरण 3 से डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस यू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा। देखिए कंप्लीट में से तो u कॉमन आ रहा है, तो ये तो हो गया एच स्क्वायर यू क्यूब। जब u कॉमन लोगे तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा, और हमें पता है 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर एक्स के। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर एन थीटा कॉमन आ रहा है, इक्वेशन हो गई आपकी एच स्क्वायर यू क्यूब इंटू एन प्लस 1 सेक स्क्वायर एन थीटा। चूंकि अभी आपने समीकरण 1 में सेक एन थीटा का मान निकाला था, जो क्या था ए की पावर एन यू की पावर एन, तो सेक स्क्वायर का रख दीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 से सेक एन थीटा का मान रखिए, जो क्या हो गया P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू क्यूब इंटू एन प्लस 1 ए की पावर 2n इंटू यू की पावर में 2n। ये आपकी समीकरण हो गई ना। तो यानी यहाँ देखिए ये तो है हमारा u क्यूब और ये u की पावर 2n, ऐड हो जाएगी पावर तो क्या होगा u की पावर 2n प्लस में 3, यही आपको इक्वेशन मिलेगी। तो यानी P इज इक्वल टू हो गया n प्लस 1 एच स्क्वायर ए की पावर 2n यू की पावर 2n प्लस में 3। क्लियर है ये चीज? नाउ हमें पता है कि u किसके बराबर होता है, 1/r के बराबर होता है। अब चूंकि u इज इक्वल टू 1/r है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो P हो गया हमारा n प्लस 1 एच स्क्वायर ए की पावर 2n अपॉन में 2n 1 में r की पावर 2n प्लस 3। यानी अगर मेरा n प्लस 1 एच स्क्वायर ए की पावर 2n एक कांस्टेंट वैल्यूज है तो P व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r की पावर 2n प्लस में 3 के। ये r क्या है उस कण में मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में आपका जो डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसी तरीके से एक बिंदु यहाँ पर डिफाइन करती थी, ओ से जो बी की दूरी आती वो r होगी। जो ये मेरे t समय पर मेरा कण इस बिंदु P पर स्थित है, ठीक है, ये त्वरण ये लग रहा है P, ये r दूरी है, इतना ध्यान रखना o से P के बीच की। यहाँ पर आप त्वरण r को ये समझ त्वरण लग रहा है, r तो o से P की दूरी है, त्वरण यहाँ पे P डिफाइन हो रहा है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो यानी मेरा P क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती 1/r की पावर 2n प्लस 3 के। ये था जब मेरा कण इस पथ में गति करता है। अब मेरे इसी पथ के ऊपर कुछ केसेस हैं, देखिए वो केस के रिजल्ट क्या कह रहा है। मेरा पथ तो क्या था, r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n कोस n थीटा। ये तो मेरे पथ यानी कक्ष का समीकरण है, और बल के नियम से मैंने अभी निकाला है P क्या है, समानुपाती है 1/r की पावर 2n प्लस 3 के। अब इसके केस देखिए, पहला केस जब मेरा n बराबर क्या हो 1 हो, जब n बराबर 1 होगा तो वक्र क्या मिल जाए, पुट कर दीजिए r इज इक्वल टू a कोस थीटा। r इज इक्वल टू a कोस किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण है।
कैसे है देखिए, चूंकि हमें पता है x इज इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा, यही होता है यहाँ पे। cos थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा x अपॉन में r, यानी r इज इक्वल टू ax अपॉन r। तो r स्क्वायर क्या हो गया आपका, सॉरी ax हो गया है। नाउ r स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax। यहाँ इसमें लिए ये इधर की तरफ सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपकी किसकी मिलेगी, व्रत की इक्वेशन मिलेगी सोल्व करके। माइनस एक्स इधर ले आइए एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो r इज इक्वल टू a cos थीटा किसका समीकरण होता है, व्रत का समीकरण मिलेगा। जब n बराबर 1 है तो आपका जो वक्र है वो एक व्रत होगा, और यहाँ n बराबर 1 पुट कीजिए तो p क्या है, समानुपाती हो गया 1 अपॉन r की पावर 5 के। जब n बराबर 2 है, यहाँ पर n बराबर 2 पुट कर दीजिए तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये किसकी समीकरण होगी, लेमनिस्केट की समीकरण होगी। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, r बराबर 2 पुट कीजिए तो ये क्या मिल गया, p हो गया सॉरी 1 अपॉन r की पावर 7 की। जब n इज इक्वल टू -2 पुट कीजिए तो r की पावर -2 इज इक्वल टू a -2 कोस ऑफ -2 थीटा। कोस ऑफ -x तो किसके बराबर होता है, कोस x के, ये हो गया 1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर कोस 2 थीटा के, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कोस 2 थीटा। ये इक्वेशन किसकी होती है, आयताकार अति परवलय की होती है। क्लियर है ना। और जब यहाँ आप पुट करोगे, इसमें क्या पुट करोगे, n इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो एक चीज ध्यान रखनी, मेरे साथ यहाँ पर ये वैल्यू थी और मैंने इसमें कांस्टेंट भी डिफाइन किया था। मैं n की जगह क्या पुट कर रही हूँ, -2। ये कांस्टेंट कुछ भी हो लेकिन n+1 है, जैसे ही हम -2 पुट करोगे क्या आ गया, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यानी मेरा जो p है वो समान क्या होगा, -1 अपॉन r इनवर्स के, यानी p समानुपाती हो गया माइनस के आके जो मेरा प्रतिकारक बल होगा। इसी तरीके जब आप n इज इक्वल टू हाफ पुट करोगे तो आपका जो वक्र का समीकरण होगा वो कार्डियोइड मिलेगा, r इज इक्वल टू a अपॉन टू 1 प्लस कोस थीटा, और p आपका समानुपाती होगा 1 अपॉन r की पावर 4 के। और जब n इज इक्वल टू माइनस के हाफ पुट करोगे उसी इक्वेशन में तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी जो कि परवलय की समीकरण होगी, या आपने ध्रुवीय समीकरण फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और p समानुपाती होगा 1 अपॉन r स्क्वायर के। क्लियर है। तो ये मेरे से सकेंद्र कक्षा क्या होती है, उसका अवकल समीकरण क्या होता है, ध्रुवीय रूप में पदिक समीकरण क्या होता है, क्षेत्रीय वेग क्या होते हैं, पद के समीकरण को सोल्व करने पे क्या रिजल्ट मिलते हैं और ये क्या केस होते हैं। आपका कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझाऊंगी।